हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 9वीं की जो विज्ञान की किताब है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की जो विज्ञान की किताब है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले लेकिन कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए मैं जब स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना तो उसमें राज्यों में आप देखते हैं पीसीएस का एग्जाम होता है ना। यूपी में यूपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, राजस्थान में आरपीसीएस, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीएससी, तो एक कवर हो जाते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इनमें एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है इन एग्जाम की तैयारी में। और मेरा ऐसा मानना है कि 2 से 3 बार एनसीईआरटी आप लोगों को किताबें पढ़ लेनी चाहिए तैयारी करने से पहले, कोचिंग कोई ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि स्पेशल किताबें आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। और एनसीईआरटी प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद देती है। तो इन्हें भी आप लोग पढ़ते रहिए। और कुछ बातें आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। कोई भी किताबें आप लोग जब पढ़ रहे हैं ना तो पहली बार जब आप लोग कोई किताब खरीद के लाते हैं तो उसे पढ़ते हैं तो पहली बार में कोई ज़्यादा नोट्स बनाने का काम मत करिए, काट पीट का मत काम करिएगा। पहली बार केवल नॉर्मल उद्देश्य से एक सामान्य जानकारी के लिए पढ़ लिया करिएगा, एक एक शब्द की परिभाषा समझने की कोशिश किया करिएगा। और एक एक पैराग्राफ हो, लाइन हो, फिर 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि नोट्स किन पॉइंटों का आपको शामिल करना है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर 100 पेज की कोई किताब है तो बहुत से बहुत 5 पेज उसके लिए नोट्स होना चाहिए। इतने में आपका नोट्स बन जाना चाहिए, क्योंकि पूरी किताब तो आपको नहीं छापनी है। वही पॉइंट आप लोग छापेंगे नोट्स में जिनकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन के लिए, पेपर जब आपका नज़दीक होगा। और देखिए एक बात और याद रखिए, एनसीईआरटी पढ़ते समय कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, चाहे इतिहास हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो या इकोनॉमी अर्थशास्त्र हो, और उसके बाद आप लोग क्या करिए कि उसे लास्ट तक, मतलब आप सोचिए पूरा सब्जेक्ट कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की कवर करिए। फिर वो कवर हो जाती है, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, फिर उसे कवर करिए, फिर तीसरा सब्जेक्ट। तो आप लोग एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ पाएंगे और बेहतर, बहुत बेहतर आपको समझ में भी आ पाएंगे। ठीक है। और अगर आपके दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपका, तो ये बहुत सारी क्लासें आप लोग देखेंगे, यहाँ ले चुके हैं हम लोग, तो इन्हें जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो आप मुझे बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। अगर आप लोग पीडीएफ के रूम में पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, और वरना आप लोग खरीदने जाएंगे तो इस तरह का कवर पेज आपको देखने को मिलेगा इस किताब का। और ये किताबें इसलिए कही कही जाती हैं कि पढ़िए, क्योंकि आप देखिए बड़ी विश्वसनीय आंकड़े रहते हैं, भरोसे वाले आंकड़े रहते हैं, सही आंकड़े रहते हैं इसमें। और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है, एक विश्वसनीय संस्था है। और ये किताब खरीदने जाएंगे तो 190 रुपये की मिलेगी आपको। कितना? 190 रुपये की आपको दी जाएगी। बाकी आप लोग पढ़िए, कहीं मैं इतना कह सकता हूँ, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ये प्रस्तावना भी पढ़ लिया करिएगा। प्रस्तावना जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो अंदर तक आप देखेंगे जो बातें कही जाती हैं इसमें, उन सब के बारे में आपको मालूम चल जाता है कि अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं इससे। ठीक है। और कक्षा 6वीं से लगातार अगर आप लोग विज्ञान की किताब पढ़ रहे होंगे ना तो इसे भी बहुत बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ये पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिन लोगों का योगदान है, जिन समिति का योगदान है, उनके नाम है, बड़ी रिसर्च करके ये किताबें लिखी जाती हैं। तो ये भी करिए। इसमें आप लोगों को विषय सूची देख लीजिए, पढ़ना क्या क्या है। अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आप लोग देखेंगे। अध्याय 2 में अम्ल, क्षारक और लवण आप लोग देखेंगे। अध्याय 3 में धातु एवं अधातु देखेंगे। अध्याय 4 में कार्बन और उसके यौगिक पढ़ेंगे आप लोग। और अध्याय 5 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 6 में जैव क्रम के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 7 में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 में जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में अनुवांशिकता एवं जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 10 में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 11 में मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 12 में आप लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 13 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। अध्याय 14 में ऊर्जा के स्रोत देखेंगे।
अध्याय 15 में आप लोग हमारा पर्यावरण देखेंगे। अध्याय 16 में प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन आप लोग पढ़ेंगे। कुछ परिभाषित शब्दावलियां भी होंगी, उन्हें भी आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल 16 अध्याय आप लोगों को पढ़ना है। देखिए यहाँ भारत के संविधान की उद्देशिका भी दी गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला चैप्टर केवल नॉर्मल तरीके से हम लोग देख लेते हैं, पढ़ना आपको ही है। और पढ़िए, अगर कहीं परेशानी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एक एक शब्द आप लोग, मैग्नीशियम रिबन का वायु दहन का मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच गिलास में इकट्ठा करना। देखिए क्रियाकलाप, ये भी पढ़ा करिएगा क्रियाकलाप। बस घर में अगर आप लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं ना तो बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे कि देखिए लास्ट में क्या रहेगा, कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो जब आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना उससे पहले भी पढ़ लिया करिएगा उन्हें, और बाद में भी पढ़ लिया, बाद में उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। देखिए प्रश्न दिए गए आपको, इन्हें भी आप लोग देखते रहिए बीच बीच में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, चलिए देखेंगे आप लोग। क्रियाकलाप है, देखिएगा प्रैक्टिकल के रूम में आपको समझाया गया है। और यही तो कहते हैं कि किताबें, एनसीईआरटी किताबें आपको समझाती हैं, बाकी किताबें आपको बताती हैं। यही फर्क है बाकी किताबों में और एनसीईआरटी में। आपने क्या क्या सीखा इसमें? एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया है और जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलन होना आवश्यक है। और संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। और वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजन होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें आप लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें आप लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। और अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस दिए गए, देखिए इन्हें भी देख लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि कक्षा 10वीं की आपकी एनसीईआरटी किताब भी कवर हो जाती है विज्ञान की। अगली क्लास में हम लोग 11वीं की देखेंगे कि कौन कौन सी आपको किताबें पढ़नी है। उसमें ये भी चैप्टर ही केवल आपको कुछ पढ़ना है, तो उन चैप्टर को भी देख लेंगे। बाकी सभी चैप्टर को देखेंगे। आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चैप्टर बताऊंगा उन्हें जरूर आप लोगों को हर हाल में कवर करना है, ठीक है। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है।